नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन पाठशाला में सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण लखरा, आदर्श विद्या मंदिर पिपाड़। आज हम अध्याय 1 के पालमपुर गांव की कहानी का चौथा और अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। पाठ पढ़े उससे पहले भाग 3 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। भाग 3 में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक का नाम और भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर भैया सुरेश, आदर्श विद्या मंदिर पिपाड़ के एक छात्र ने दिए हैं। दोनों ही उत्तर सही है। यह है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये इनका फोटो है। इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। इनके नवीन प्रयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने 1970 के दशक में मैक्सिको में बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी। इनके पीछे उनकी यह समझ थी कि अगर पौधों की लंबाई कम कर दी जाए तो इससे बची हुई ऊर्जा उसके बीजों यानी कि दानों में लगेगी, जिससे दाना ज़्यादा बढ़ेगा। लिहाजा कुल फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। बोरलॉग ने छोटा दानव यानी सेमी ड्वार्फ कहलाने वाले इस किस्म के बीज जो गेहूं के थे और उर्वरक विभिन्न देशों को भेजा, जिसने यहाँ की खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनके कीटनाशक और रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल और ज़मीन से ज़्यादा पानी सोखने वाली फसलों वाले प्रयोग की पर्यावरणविदों ने कड़ी आलोचना की है। वे दुनिया भर को भूखमरी से निजात दिलाने के लिए जीन संवर्धित फसल के पक्ष में भी रहे हैं। उनका मत था कि भूख से मरने की बजाय जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज खाकर मर जाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। पर्यावरणवादियों ने ऐतराज का भी उन्होंने यह कहकर जवाब दिया कि अगर कम ज़मीन से ज़्यादा उपज ली जाती है तो इससे प्रकृति का संरक्षण ही होता है। तो इस प्रकार नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने कृषि हरित क्रांति की अवधारणा को विकसित किया था। अगला प्रश्न था भारत में हरित क्रांति के जनक। इसका सही उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं 2007 से 2013 के बीच में। इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी है। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ। पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देशों के कलंक से उबार कर 25 वर्ष से भी कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस प्रकार तीनों ही प्रकार के नागरिक सम्मान जो है भारत सरकार द्वारा इनको प्रदान किए गए। तो ये थी जानकारी हरित क्रांति के जनक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधे बढ़ते हैं आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। आज हम गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित मैंने ये 7 प्रश्न तैयार किए। इनके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इनके उत्तर आप ढूंढना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम पेज संख्या 10 पर पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है।
अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य है डेयरी। डेयरी के बारे में आप सब जानते हैं। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा यानी कि चारा या चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो यहाँ पर दूध को इकट्ठा करने के लिए फ्रिज लगाए गए बड़े बड़े, यहाँ से दूध इकट्ठा कर लिया जाता है आसपास के गांव से आने वाला, और उसको फिर बाद में जहाँ पर ज़रूरत होती है बड़े शहरों में वहाँ पर भेज दिया जाता है। यह था पेज संख्या 10। अब इससे आगे चलते हैं पेज संख्या 11 पर। तो गैर कृषि कार्यों में एक उद्योग हमने पढ़ा जो था कृषि डेयरी उद्योग। अब आगे है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। विनिर्माण से मतलब है किसी चीज़ को बनाना, जैसे कि गन्ने के रस से गुड़ बनाना है, या लोहे के, एल्यूमिनियम के या लकड़ी के फर्नीचर बनाना, ये सभी विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं। तो कुछ छोटे स्तर के भी होते हैं, कुछ बड़े स्तर के भी होते हैं। तो पालमपुर में क्या चल रहा है इस समय? इस समय पालमपुर में 50 से भी कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन। बड़े शहरों में बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, लेकिन गांव में इस प्रकार की बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती हैं। विनिर्माण का कार्य है वो बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। तो पालमपुर भी एक छोटा गांव है, तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल छोटे स्तर पर है, लेकिन छोटे स्तर की विधियों का प्रयोग यहाँ होता है, कुछ छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। परिवार के लोग ही मिलकर उस काम में अपना श्रम लगा देते हैं, तो श्रमिकों की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ती है। तो इस तरह से दूसरा गैर कृषि कार्य हो गया लघु स्तरीय विनिर्माण। एक वहीं के एक व्यक्ति मिश्रीलाल की कहानी है। मिश्रीलाल गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है, और वह उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। तो ये भी एक प्रकार का लघु स्तरीय विनिर्माण का ही काम है। अब जो गुड़ बनता है उसको फिर वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल को थोड़ा लाभ हो जाता है। तो इस तरह से मिश्रीलाल विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे गैर कृषि कार्य में विनिर्माण के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? और हो सकता है दुकानदारी। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय से आप समझते हैं वस्तु के बदले वस्तु देना। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और उन्हें गांव लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर के एक छोटे भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। ऐसा कहाँ होता है? अक्सर बस स्टेशन के नज़दीक, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। प्रकार की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा बिकती हैं। करीम की कहानी पढ़ते हैं। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। पालमपुर गांव के कुछ विद्यार्थी है वो कॉलेज पढ़ने के लिए शाहपुर जा रहे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री है, यानी कि वो कंप्यूटर के बारे में जानती हैं और उनके पास में डिप्लोमा किया हुआ एक डिग्री है।
उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। किसने? करीम ने। उसने कंप्यूटर खरीदे और घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार से करीम भी गैर कृषि कार्य से जुड़ गया है। यहाँ पर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आगे चलते हैं। एक और कार्य हो सकता है, वो है परिवहन। ये आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। पालमपुर में भी अच्छी खासी संख्या है इसकी। परिवहन, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, किराया मिलता है इनका। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गांव से शहरों की ओर आना जाना लोगों का लगा रहता है। खूब सारी चीज़ें गांव से शहरों में जाती है और शहरों से खूब सारी चीज़ें गांव में आती है। इस वजह से परिवहन एक बहुत ही तेज़ गति से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 प्रकार के काम पढ़े हैं जो गैर कृषि क्षेत्र के हैं। इसी प्रकार से एक छोटी कहानी और है, किशोर की कहानी, इसको भी पढ़ते हैं। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। कि कहाँ से लिया था? बैंक से कर्ज लिया। किसी ज़मीन के मालिक या साहूकार से नहीं लिया, उसने बैंक से कर्ज लिया। और इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको आगे बढ़ते हैं। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसों से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। तो भैंस का उपयोग उसने क्या किया है? दूध निकालकर दूध बेचने में किया है। यह था पेज संख्या 12। पेज संख्या 13 पर। तो भैंस से उसको दूध की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही उसने एक भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। भैंसा गाड़ी बनाने से वो अब सामान को लाने ले जाने का काम भी कर सकता है। तो एक तो उसने दूध बेचने का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया और साथ में परिवहन का व्यवसाय भी प्रारंभ कर दिया। दो तरह के व्यवसाय से वो जुड़ गए हैं। अब इस प्रकार के काम में वो क्या क्या करता है? सप्ताह में एक दिन गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कुम्हार घड़े बनाते हैं मिट्टी से, तो उस मिट्टी को लाने के लिए किशोर की सेवाएं कुम्हार लेते हैं। तथा कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। अभी आपने पहले देखा था मिश्री लाल जो गुड़ बनाता है, उसका गुड़ शाहपुरा तक कैसे पहुंचेगा? तो वे लोग किशोर की इस भैंसा गाड़ी का सहारा लेते हैं। बदले में किशोर को क्या मिलता है? उसका किराया मिल जाता है। इससे उसको आमदनी हो जाती है। हर एक महीने उसे परिवहन से संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो ये सारा फायदा हुआ उसको बैंक द्वारा कर्ज लेने के कारण। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का हमारा एक पहला अध्याय है वो लगभग पूरा हो गया है। हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से उत्पादन होता है। एक छोटे से गांव का उदाहरण लेकर पढ़ा था हमने, पालमपुर गांव का। बहुत ही सुंदर पाठ था ये। इस पाठ में आपको ये जानने को मिला कि गांव में किसान किस प्रकार खेती से संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं और वो किस प्रकार से अपना उत्पादन कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में उन्होंने किस प्रकार से आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर अपने कृषि उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन ज़मीन है वो निर्धारित है, ज़मीन को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे उत्पादन को ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। तो उत्पादन में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण, उन चारों चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। और साथ में ही पढ़ा कि कृषि के अतिरिक्त और कौन सी क्रियाएं हो सकती है। तो कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो ये हमारा पाठ है जो ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम किस विषय को लें, आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं। भूगोल पढ़ना चाहेंगे या राजनीति विज्ञान या इतिहास? 4 किताबें आपके कोर्स में
जो भी किताब आप पढ़ना चाहते हो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको उस किताब से पढ़ाना प्रारंभ करवा सकूं। एक बार वापस मैं आपको वे सारे प्रश्न बता देता हूं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। ये चौथा और अंतिम भाग था इस पाठ का। 7 प्रश्न इस पाठ से संबंधित मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो पीडीएफ से आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। पीडीएफ को पढ़ के या फिर मेरे वीडियो को वापस से एक बार देखकर इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।